वेलकम टू द नेक्स्ट पेम चैनल। साथियों, आज हम हिंदी अभ्यास प्रश्न की दूसरी सीरीज को हम लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पहला अभ्यास प्रश्न पत्र को बहुत बढ़िया से हल किया होगा, उसको दोहराया होगा और उसके लिए आप उसको चीज़ों को लिख करके याद कर रहे होंगे और निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी और बिहार से में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, बीपीएससी टीआरई 4, उसमें इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनको देखने के बाद, हल करने के बाद आप चारों पांच विकल्प में से उसको छांटने में आप माहिर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत मददगार साबित होंगे। और साथ ही मैं जितने भी विद्यार्थी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता हो, उनमें ये उसके लिए ये जो प्रश्न पत्र सीरीज हम लाए हैं वो रामबाण के लिए काम करेगी। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग चालू करते हैं अभ्यास प्रश्न दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग चालू करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आइए, आप सभी का स्वागत है इस नए सत्र में। तो पहला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किसने किया। ठीक है, पहला प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किसने किया। तो उस दिन ही पहले सेट में ही हमने कहा था कि भक्ति द्रावड़ी उपजे लाए रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति को लाने का काम इन्होंने किया, तो रामानंद जी ने किया था। रामानंद जी ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद। और देखिए, मध्वाचार्य जो है, इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और इन्होंने रामावत संप्रदाय को लाया, रामावत संप्रदाय। और निम्बारकाचार्य सनकादि संप्रदाय को लाने का काम किया। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत में भक्ति को लाने का काम भी उन्होंने किया, तो रामानंद जी ने किया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, इसको आज अभी हम वर्तमान में चेन्नई के रूप में जानते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? विकल्प है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा आमटे और विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, जिनको आप राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। और विनोबा भावे जो जानते हैं, भूदान आंदोलन जिन्होंने चलाया था। और बाबा आमटे जो कुष्ठ रोग के लिए उन्होंने जागृति का काम किया, या कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने विशेष रूप से काम किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्न में से भाषाओं का सही विकास क्रम क्या होगा? निम्न में से भाषाओं का सही विकास क्रम क्या होगा? तो आपके सामने विकल्प है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। तो उसका आप विकल्प को देख लीजिए, उसका सही उत्तर अंदाजा लगाइए क्या होगा। प्रश्न है भाषाओं का सही विकास क्रम क्या होगा? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऐसे माना जाता है कि सबसे पहले आया वैदिक संस्कृत, उसके बाद आया लौकिक संस्कृत, उसके बाद आया पाली, उसके बाद आया प्राकृत, उसके बाद आया अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के कई रूप हैं, उसके बाद आया फिर हिंदी। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदी का विकास 1000 ईस्वी के आसपास या हिंदी देखने के लिए मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उसके बाद आता है हिंदी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक क्या है? तो तार सप्तक वह है जिसमें 7 कवियों का एक समूह बनाया गया था और ऐसा प्रयास किया गया था सबसे पहले अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे उनका पूरा नाम है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसमें से विकल्प है 1979, 1959, 1951 और 1943। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 हो जाएगा। 1943 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये तार सप्तक
का 1943 हो गया। दूसरा तार सप्तक कब आया था? ये दूसरा है 1951 में। तीसरा तार सप्तक आया था 1959 में, और चौथा आया था 1979 में। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या? 1943। और इसको लाया किन्होंने था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कहीं कहीं सिर्फ आपको अज्ञे देखने मिलेगा, और इनको प्रयोगवादी के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो विकल्प है 343 से लेकर 351 तक, 315 से 445 तक, 333 से 443 तक, और चौथा विकल्प है 334 से लेकर के 345 तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो 343 से 351 तक है। 343 से 351 तक, 343 से 351 तक, इसमें राजभाषा से संबंधित सारे अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा था, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था। शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी। हिंदी में इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आप जानते ही हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इन्होंने लिखा था, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इसको लिखा था इन्होंने, प्रकाशन हुआ था इसका। गारसा दत्तासी को जानते ही हैं आप सभी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेजी में लिखते हैं दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर। चलते अगले सवाल की तरफ। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन है? अष्टछाप जिसमें 8 कवियों को शामिल किया गया। तो अष्टछाप के कवि कौन है? इसमें से रसखान, नाभादास, मीराबाई और सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, अष्टछाप के कवि कौन है? तो सूरदास है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को इसमें शामिल किया गया है, और उनके पुत्र विठल नाथ के 4 पुत्रों को शामिल किया है। उनको मिलाकर के अष्टछाप बना, और इसमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर सूरदास हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। हमने पिछले प्रश्न में देखिए मीराबाई के गुरु के बारे में हमने चर्चा किया था, रैदास या रविदास इनके गुरु थे। पिछले प्रश्नों को भूलना नहीं है, उसको दोहराते चलना है, लिंक करते चलना है प्रश्नों को, ताकि आपकी स्मृति में बने रहे प्रश्न और आप अच्छे से अभ्यास कर पाए। आज चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। बालकृष्ण भट्ट निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? पत्र पत्रिका से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए बार बार हम आपके सामने ये पत्रिका ला रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? हंस, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। और हंस पत्रिका के संपादक थे राजेंद्र यादव। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने कब इसका कार्यभार संभाला था? तो 1903 ईस्वी में इसका कार्यभार संभाला था। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो हिंदी प्रदीप के थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। आना, हंसना, दौड़ना या पढ़ना। तो बताना है
कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण इसमें से क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पढ़ना। क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, ऐसे सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म होगा वह क्या होगा, सकर्मक होगा, जिसमें कर्म लुप्त होगा उसमें वो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। तो पढ़ना, ऐसे प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया माने। जैसे आप कहते हैं कि पढ़ना, तो क्या पढ़ा, तो भाई किताब पढ़ा, पुस्तक पढ़ा उसने। दौड़ना में से पता नहीं चल पा रहा है क्या दौड़ा, क्या हंसा, क्या आया, तो उसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जिसमें उत्तर मिल जाए वह सकर्मक क्रिया है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नागरी या देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो इससे संबंधित प्रश्न हमने पहले भी किया था। प्रश्नों को लिंक करते चलना है और उसको जोड़ते चलना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नागरी और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हमने इसके पहले भी इस प्रश्न से संबंधित चर्चा की थी अभ्यास प्रश्न 1 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11, पुरानी हिंदी नामकरण निम्न में से किसने किया। रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे व्यक्ति हैं, मात्र उन्होंने 3 कहानियां लिखी और वो अमर हो गए। उनकी अमर कृति या फिर ऐसी कौन सी रचना थी जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा ख्याति प्रसिद्धि मिली, तो उनकी ये रचना थी उसने कहा था। ये कहानी है, उसने कहा था, और 1915 ईस्वी में इसका इन्होंने प्रकाशन किया था। 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी, यही वो कहानी है जिसके कारण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को बहुत ख्याति मिली थी कहानी के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, आल्हा का गायन किस ऋतु में होता है। आल्हा, आलाखंड आप लोग जान सुने होंगे, आप लोगों ने परमाल रासों में ज्यादा करके देखने मिलता है, जिसके रचनाकार जगनिक है। आल्हा, तो सवाल है इससे कि आल्हा का गायन किस ऋतु में होता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। तो यहाँ पर शरद होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, शरद होगा ये, शरद ऋतु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। आल्हा का गायन किस ऋतु में होता है, तो वर्षा ऋतु में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी, तो इसको हमने पहले वाले सीरीज में भी देखा था। तो वह कौन सी तिथि थी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। तब से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न, अलंकार के कितने भेद हैं, 5, 8, 6 या 3। तो अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अलंकार के कितने भेद हैं, तो 3 भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संपर्क भाषा निम्न में से क्या है, अंग्रेजी है, मराठी है, हिंदी है या उर्दू है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है। और कहेगा, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की संपर्क भाषा क्या है, तो अंग्रेजी हो जाएगा इसका उत्तर। तो क्या हो जाएगा, भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। और हम लोगों ने इसको देखा था कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो मराठी, नेपाली, संस्कृत और हिंदी हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, अर्थ है, मात्रा है, वर्ण है या शब्द है। तो जिससे कुछ अर्थ प्रकट हो ऐसे बताना है उसमें। तो निम्न में से भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, शब्द है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, शब्द हो जाएगा। और केवल ऐसे कह दे कि
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसमें आप वर्ण या अक्षर लगा सकते हैं। यह सही उत्तर होगा उसका। वाच्य के कितने प्रकार है, अगला सवाल है कि वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो वाच्य के कितने प्रकार हैं, 5 है, 3 है, 2 है या 6 है। तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या है, 3। कौन सा हो जाएगा, तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, वाच्य के कितने प्रकार है, तो 3 है। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं। प्रयोग के अनुसार कितने भेद हैं सर्वनाम के, 7 है, 5 है, 8 है कि 6 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका सही उत्तर। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग से सवाल इसमें पूछा जाता है। पिछले वाले में हमने देखा था कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, तो दही क्या है, पुल्लिंग है। इसमें देखते हैं कि क्या पूछा गया कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, पुस्तक, मुनि, घर, चाकू। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप इसका लिंग निर्धारण करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, उसका वाक्य में उपयोग करके आप देख सकते हैं। उससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुस्तक। बाकी ये तीनों क्या है, पुल्लिंग है। अन्य तीनों क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे और इन सब प्रश्नों को भी आप नोट डाउन करते जा रहे हैं और इनसे संबंधित और अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर रहे होंगे। अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इससे सवाल बनते हैं कि सदा बहुवचन वाले शब्द दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि इसमें से वचन पहचानना है। तो उसका विकल्प देख लीजिए, भक्ति, शिशु, प्राण, कविता। इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है, तो वह शब्द क्या है, प्राण है। क्या है, प्राण है। हमेशा बहुवचन वाला शब्द क्या है, इसमें से प्राण है। ठीक है, और तो ये यहाँ पर ये 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ये सीरीज ये यहाँ पर समाप्त होती है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप निरंतर अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले कड़ी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।